जस्ट वन सेकेंड। ठीक है। एनी ऑफिसर in charge of the police station, that is what we have discussed। ठीक है। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, दिस इज द थिंग दैट वी वर डूइंग। एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट दैट वी हैव टू, आई वाज फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, ठीक है। yesterday I just begin with this particular कि अंडर सेक्शन 210 एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एनी मैजिस्ट्रेट मीन्स एनी मैजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, not executive magistrate, empowered under section 210, that is empowered to take cognizance। ठीक है ना। हमने अभी क्या पढ़ा था कि सेक्शन 175 है ना, दैट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन, कि पुलिस ऑफिसर कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट। ठीक है। सेकंड में हमने पढ़ा कि वो इन्वेस्टिगेशन को इस ग्राउंड पे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा कि सच पुलिस ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड। ठीक है जी, अनिकेत जी, पंकज जी, सुन रहे हो, शीतल जी? यस सर सर। ये ठीक। माइक को रिवॉल्विंग है। कैसे? थोड़ा माइक जब आप पीछे आते हो ना आवाज कम आने लग जाती है थोड़ी। अब सही आ रही है? हाँ। ठीक है। वो अभी आदत नहीं पड़ी ना, थोड़ा सा तो करके इधर उधर हो जाती है, जो नहीं है। आ तो वैसे भी रही थी, मैं वैसे ही बता रहा था आपको हाँ, कि थोड़ी कोई कम बात नहीं। आती है। सेकंड चीज, सेकंड थिंग दैट वी डिस्कस्ड कि नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट सच ऑफिसर वाज नॉट empowered। नॉट empowered बेसिकली इट टॉक्स अबाउट jurisdiction। ठीक है जी। यस सर। ये बात कर रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर को जुरिस्डिक्शन के बेस पे उसकी इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई इन्वेस्टिगेशन करी है, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट ऑफेंस वाज नॉट कमिटेड विद इन हिज जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना। बट द इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू कमीशन ऑफ अ कोग्निजेबल ऑफेंस, तो हिज इन्वेस्टिगेशन विल आउटसाइड हिज जुरिस्डिक्शन विल बी प्रोटेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर सबसेक्शन 2। ठीक है ना। तो बट यहां पे ध्यान रखना है कि इट शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन, इट शुड बी इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू कोग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है ना। इट शुड बी इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू कोग्निजेबल ऑफेंस। देन जुरिस्डिक्शन का इशू आप नहीं अराइज कर सकते। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है, जब आपने आप जुरिस्डिक्शन के ग्राउंड पे तो कंपेयर नहीं कर सकते, बट अगर कोई होल ग्राउंड है, फॉर एग्जाम्पल इट वाज नॉट अ कोग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में यू कैन क्वेश्चन जोन से सच इन्वेस्टिगेशन, यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग ऑल्सो, क्योंकि इट विल विशिएट द इन्वेस्टिगेशन ऑल टुगेदर जोन से। ठीक है। अब देखो, इट सेक्शन 175 टॉक अबाउट पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल केस, तो दैट इज देर इज अ पर से, देर इज अ पर से पावर विद द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट कोग्निजेबल ऑफेंस। थर्ड जो चीज है ना, दैट सप्लीमेंट्स दीज टू पावर्स। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर पॉजिटिव एक्ट कर रहा है। ठीक है। हम्म। पॉजिटिव एक्ट कर रहा है मतलब वो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहा है। यहां पे भी कह रहा है वो कर रहा है, बट अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, ठीक है, अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, मतलब कोग्निजेबल केस में तो उसकी ड्यूटी है ना इन्वेस्टिगेट करना, तो हमने यहाँ पे मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसको भी इंपावर किया है, जो उस मैटर का कोग्निजेंस लेगा, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद जोन सा है, जैसे ये इन्वेस्टिगेशन है, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन जोन सा है, फिर यहां से देर इज अ इंक्वायरी, और देन आफ्टर देर इज अ ट्रायल, यही होता है ना एक जोन से है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है, सॉरी, जो ये इन्वेस्टिगेशन है, यहां पे चार्जशीट जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी जब, फिर इंक्वायरी स्टार्ट होगी, फिर ट्रायल स्टार्ट होगा। यहां पे क्या होगा, कोगनी यहां पे हो रही है, सपोज करो FIR।
ठीक है ना, यहाँ पे हो रही है एफआईआर, यहाँ पे हो रहा है कोग्निजेंस, और यहाँ पे हो रहा है चार्ज। ठीक है ना, यही पहचान है ना तीनों की। ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहां से जहां से चार्ज फ्रेम होते हैं। इंक्वायरी कहाँ से होती है, जहां से कोग्निजेंस होता है। और एफआईआर कहाँ से होती है, जहां से इन्वेस्टिगेशन कहाँ से होती है, जहां से एफआईआर होती है। ठीक है जी। यस सर। तो अगर अगर कोई मैजिस्ट्रेट, कोई पुलिस ऑफिसर जो कि कोग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन उसने स्टार्ट ही नहीं की है, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं की है, जोन सा है, तो हम यहाँ पे बात करें कि जो मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट का रोल ना एक्चुअल में इसके बाद शुरू होता है। ये मैजिस्ट्रेट का रोल है सारा, एक्चुअल में। क्योंकि अल्टीमेटली जब चार्जशीट कंप्लीट होके यहाँ पे चार्जशीट जाएगी ना, फिर वो कोग्निजेंस लेगा, और फिर उसका काम बेसिकली, ये सारा काम यहाँ तक का जो काम होता है, दैट इज पुलिस ऑफिसर का जनरली। ठीक है ना, जोन सा है। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पे मैजिस्ट इस स्टेज पे मैजिस्ट्रेट की पावर को रिकॉग्नाइज करता है। मतलब जो एक्चुअल में यहां से स्टार्ट होती है, इसके बाद जोन सा है मैजिस्ट्रेट की पावर को। बट वो यहाँ पे इस स्टेज पे मैजिस्ट्रेट की पावर को रिकॉग्नाइज क्या कर रहा है कि एनी मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 210, मतलब यहाँ पे इस स्टेज पे वो इंपावर्ड है, इस स्टेज पे जोन सा है, टू टेक कोग्निशन में आफ्टर। अब ये भी ना, ये जो मैंने बताया ये प्रोसेस इसको फॉलो करना पड़ेगा, दैट वाज नॉट इन प्रीवियस लॉज। ठीक है ना, ये प्रोसेस जोन सा है सपोर्टेड बाय एफिडेविट, एप्लीकेशन होगी प्लस एफिडेविट होगा। ठीक है ना, जोन सा है 173 वाला, जोन सा है। उसके बाद इंक्वायरी भी करेगा वो, जोन सा है। ठीक है ना, नहीं तो इंक्वायरी वाली प्रोविजन वाज नॉट देयर। ठीक है, तो उसके बाद सबमिशन मेड बाय द पुलिस ऑफिसर। अब दिस इज द मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन, जो मैं कल फोकस कर रहा था, दैट वाज सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन, यही पढ़ रहे थे ना हम कल। यस सर। हम्म। जोन सा है। अब एक चीज देखोगे, यू विल फाइंड वन थिंग, जो ये फ्रेज है ना, दिस फ्रेज सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन, उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं। जब ये शब्द सच यूज कर दिया ना उन्होंने, जो उनसे है, व्हेन दे हैव यूज दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी, जो उनसे है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि दे हैव रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट एट पार विद द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है ना, बट मैजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता, बट मैजिस्ट्रेट खुद नहीं कर सकता, जो उनसे है, बट उसकी पावर को रिकॉग्नाइज किया है। मतलब वो खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, बट वो डायरेक्शन दे सकता है, जो उनसा किस में, कोग्निजेबल केस में, सच एन इन्वेस्टिगेशन। और पुलिस की पावर कब तक कंटिन्यू रहती है इन्वेस्टिगेशन की, जब तक चार्जशीट नहीं सबमिट होती, तब तक ही रहती है ना। जब तक फाइनली चार्जशीट सबमिट नहीं होती तब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहती है। तो जब हम सच एन इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है कि पावर अगर पार है, तो इसका मतलब मजिस्ट्रेट की पावर भी तब तक कंटिन्यू रहेगी। इसका मतलब यही बात रहा ना, कि मजिस्ट्रेट हम्म। की पावर भी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती, जो सा है। यही मतलब हुआ ना, जोन सा, जब सच एन इन्वेस्टिगेशन बोल दिया उन्होंने, इसका मतलब है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी तब तक मजिस्ट्रेट की पावर भी कंटिन्यू सच एन इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ चलेगी, जोन सा है। सो लॉन्ग एज द इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस ना, तब तक मजिस्ट्रेट की पावर कंटिन्यू रहेगी। अब क्या होता है, इसलिए यहां से एक क्वेश्चन आता है, यहां से द क्वेश्चन दैट अराइज, जोन सा है, जोन सा, देखो ये, दिस इज द एफआईआर, यही है ना इन्वेस्टिगेशन का एरिया, जोन सा है। दिस इज द एरिया यहाँ पे ऑफेंस हुआ, एफ जोन सा है। अगर ऑफेंस यहाँ पे होता है, सपोज करो, ठीक है ना, ये एफ आई आर लॉज हो जाती है, जोन सा, दिस इज चार्जशीट। ये सारी लाइन है ना, जोन सा, दिस इज द इन्वेस्टिगेशन स्टेज, जोन सा है। और वो बोल रही है सच एन इन्वेस्टिगेशन, सच एन इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस ऑफिसर जब तक इन्वेस्टिगेशन करेगा तब तक मैजिस्ट्रेट भी उस चीज को एम्पावर कर सकता है। अब क्वेश्चन अपना यहां पे ये राइज हो गया कि क्या क्या मैजिस्ट्रेट एक बार इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देने के बाद दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है? ठीक है ना, यही क्वेश्चन राइज होता है ना। हम्म।
जोन सा है, क्वेश्चन यही राइज होता है ना कि एक बार आपने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया तो क्या आप दोबारा इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बोल रहा है सच एन इन्वेस्टिगेशन। और इसका मतलब है कि पुलिस ऑफिसर की तो अब इस कब किस सिचुएशन में आप दे सकते हो, जोन सा है, ठीक है ना, किस सिचुएशन में आप सच एन इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर यू कैन ऑल्सो में, एक मिनट लेट मी मेक इट क्लियर, ठीक है, जोन सा है, तो आप किस सिचुएशन तक अपना जोन सा है उस ऑर्डर को कंटिन्यू रख सकते हो। तो क्वेश्चन यहां से अराइज होता है कि अगर पुलिस ऑफिसर, आपने एक बार डायरेक्शन पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर हैज बिगिन द इन्वेस्टिगेशन। अब उस सिचुएशन में जब पुलिस ऑफिसर ने एक बार इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर दिया है, सपोज करो, ठीक है, तो क्या वो आप दोबारा अब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के बाद कंटिन्यू नहीं कर रहे इन्वेस्टिगेशन, या तो कंटिन्यू नहीं कर रहे, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं बट दैट इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशन, दैट इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री इन्वेस्टिगेशन, क्या मैजिस्ट्रेट फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, ठीक है ना, वेदर द मैजिस्ट्रेट कैन मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अल्टीमेटली देखें तो जुडिशियल विंग एक अलग स्पेयर में काम करती है, एग्जेक्टिव विंग एक अलग स्पेयर में काम करती है, दोनों के अपने अपने एक अलग एरियाज है वर्क करने के जोन है। क्या मैजिस्ट्रेट एक बार इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के बाद दोबारा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, अगर पुलिस ऑफिसर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करे, फेयर इन्वेस्टिगेशन ना करे, क्या उसके लिए हमको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा इनहेरेंट पावर में, जो है, क्योंकि फॉर द सिक्योरिंग एंड ऑफ जस्टिस और टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर दिस कोड, वो तो हम हाई कोर्ट में जाते ही हैं, पर क्या हमको यहां पे भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे जाना पड़ेगा, या मैजिस्ट्रेट के पास ही पावर है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, अगर है प्रॉपर की तो फिर वो क्या क्या एक्शन ले सकता है, अगर मैजिस्ट्रेट के पास प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, क्या वो उनका सुपीरियर ऑफिसर बन जाएगा मैजिस्ट्रेट, क्या फिर वो मैजिस्ट्रेट उनका सुपीरियर, जैसे एसएसपी है या डीएसपी है, क्या फिर वो ऐसे काम करने लग जाएगा, क्या वो जाके प्लेसेस पे खुद ही विजिट करने लग जाएगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जोन सा है, तो फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जो सीनियर ऑफिसर है पुलिस ऑफिसर्स के, उनमें फर्क क्या हुआ, जोन सा है, ठीक है, फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर वाला कंसेप्ट है हमारे पास कि जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव विल एक्ट इन सेपरेट स्पेयर, जोन सा है, फिर वो कंसेप्ट कहाँ गया हमारे पास, ठीक है ना, तो हमने मैजिस्ट्रेट को पावर दी है, अगर दी है तो कितनी दी है, अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी, ठीक है, तो इस यहां तक जो क्वेश्चन है कि नहीं दी, ये तो है नहीं, मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, क्लियर है, मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बट अब हम उसको उसकी जो एरिया है, जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, जो उसका दायरा है पावर का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में, वो किस तरह के एक्शन ले सकता है, ठीक है ना, अब हम उन पे बात करेंगे, मैजिस्ट्रेट किस तरह के एक्शंस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करने के लिए, देखो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, अगर आपने कोई पावर दी है ना किसी भी पर्सन को, अब आपने किसी भी पर्सन को पावर दी है ना, तो उस पावर को इफेक्टिव बनाने के लिए, उस पावर को इफेक्टिव बनाने के लिए, उस पावर का एक्चुअल में सही यूटिलाइजेशन होने के लिए, जोन सा है, आप उसको वो बाकी सभी पावर भी देते हो जिससे वो उस पावर का सही यूज कर सके, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्ट को पावर दी है कि जजमेंट पास करे, इंटरप्रिटेशन करे, ठीक है ना, बट अगर कल को पता चले कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो सा है, कि उनकी जजमेंट पास करने तक ही उनका काम है, इंप्लीमेंटेशन तो होगी नहीं उनके ऑर्डर की, इंप्लीमेंटेशन तो करेगा नहीं एग्जेक्टिव, जोन सा है, बाइंडिंग नेचर है ही नहीं उनका, फिर क्या उस पावर का फायदा हुआ कोर्ट्स को पावर देने का, जोन सा है, मतलब क्या हुआ उस पावर का, ठीक है ना, अगर उस पावर को आप इफेक्टिव ही नहीं बना सकते, हमने कहा कि मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकता है, जोन सा है, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, पुलिस ऑफिसर कहता मैं तो नहीं करता इन्वेस्टिगेशन, आप कर लो जोन सा जो करो, तो क्या उस पावर का मतलब हुआ फिर सीआरपीसी में लिखने का, नहीं हुआ ना, तो इसीलिए ही उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कहने का मतलब है कि आपने एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दी, बट मैजिस्ट्रेट इज नॉट विलिंग, एक मिनट, सॉरी, पुलिस ऑफिसर इज नॉट विलिंग, ठीक है, पुलिस ऑफिसर इज नॉट विलिंग, ठीक है, नॉट डूइंग द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो उस सिचुएशन में व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल विद यू पीपल, जोन सा है, ठीक है ना, तो दैट क्वेश्चन अराइजेज ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, तो अब हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या हुआ कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मींस ऑल द स्टेप्स, ऑल द इंसिडेंटल एंड इंप्लाइड पावर
विच आर नेसेसरी टू एंश्योर फेयर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। ऑल द इंसिडेंटल एंड इम्प्लाइड पावर अ मैजिस्ट्रेट हैज, जो सा यही बातें ना टाइम टू टाइम जजमेंट्स में डिस्कस की गई है, ये बातें टाइम टू टाइम जजमेंट में डिस्कस की गई है, जो सा है। ठीक है ना। जो सा कि जब मजिस्ट्रेट के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है ना, तो फिर वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है। वो उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में क्या करेगा? क्या वो सुपीरियर ऑफिसर का रोल प्ले करेगा? नहीं, वो सुपीरियर ऑफिसर का रोल नहीं प्ले करेगा। वट ही विल रोल, ही विल जस्ट प्ले एज अ मॉनिटरिंग अथॉरिटी, एज अ मॉनिटरिंग अथॉरिटी। वो मॉनिटर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन। कि अब सुपीरियर ऑफिसर और मॉनिटर करने में क्या फर्क है? दो फर्क है। अगर मैं सपोज करो यू आर अ पुलिस ऑफिसर, अनिकेत जी इज अ पुलिस ऑफिसर, एंड आई डायरेक्ट हिम कि आपने इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करी है, आप इन्वेस्टिगेशन यू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। तो दैट इज अ काइंड ऑफ, अगर दैट इज अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। या मैं कहता हूं कि आपने इस पर्टिकुलर पर्सन को क्यों नहीं एग्जामिन करा? जब आपने अपनी चार्जशीट में इस पर्सन का नाम लिखा है, जो उनसे है कि दिस पर्सन वाज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट व्हेन यू रजिस्टर द एफआईआर। जब आपने एफआईआर रजिस्टर करी ऑफेंस की, तो आपने लिखा कि एक्स वाई जेड वाज अ पर्टिकुलर पर्सन हु वाज प्रेजेंट ऑन द स्पॉट। तो आपकी ड्यूटी थी ना कि आप उस पर्सन को 161 की जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको बुलाओ और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। जो है आपने उसके एंगल से क्यों नहीं जांच करी? ठीक है ना। तो दिस इज माई प्रेरोगेटिव, आई कैन डू सो एज अ मैजिस्ट्रेट। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किसी भी स्टेज पे हो सकती है। जब भी मैजिस्ट्रेट को ये सूचना मिलती है ना, ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो उसको इंफॉर्मेशन दी गई है, पुलिस ऑफिसर उस इन्वेस्टिगेशन को कर नहीं रहा, या फिर कर तो रहा है बट नॉट सेटिस्फैक्ट्रीली, ठीक है ना, बट नॉट प्रॉपर, तो वो क्या कर सकता है? स्टेटस रिपोर्ट मांग लेगा। स्टेटस रिपोर्ट मींस, स्टेटस रिपोर्ट क्या होगी? जो चार्जशीट होगी ना, जो चार्जशीट होगी, जो सा, क्योंकि चार्जशीट, सॉरी चार्जशीट नहीं, सॉरी केस डायरी, जो केस डायरी होती है, जो सा सीडी, जो 192 में और 172 में बनती है। अब उसमें क्या होती है? हर एक पर्टिकुलर केस की एवरी माइन्यूट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है। हर एक पर्टिकुलर केस की एवरी माइन्यूट इंफॉर्मेशन होती है कि आज पुलिस ऑफिसर ने इस केस के रिगार्डिंग क्या किया, क्या नहीं करा। तो वो केस डायरी मंगवा लेंगे। केस डायरी में उनको देखेंगे कि भी, क्योंकि उसमें तो डे टू डे इंफॉर्मेशन फीड होती है कि क्या पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग वो क्या कर रहा है। अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि ये पर्सन इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए, अगर मैजिस्ट्रेट को लगेगा इस एंगल से जांच होनी चाहिए, तो ही कैन से कि आप फोरेंसिक एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे, जो सा है इस पर्टिकुलर। तो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टू एंश्योर स्पेसिफिक वाइटल एस्पेक्ट, जो कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पुलिस जांच कर नहीं रहा, इवन इट इज प्राइमा फेसाई अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द केस डायरी, जोन सा है। ठीक है ना। तो दैट इज उस दिशा में एक डायरेक्शन कर सकता है कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बताओ मुझे। और जब क्या होता है कि जब कोई भी इस तरह का होता है ना, तो पुलिस ऑफिसर के ऊपर चेक बना रहता है एक, जोन सा है। ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। बट पुलिस, क्या मैजिस्ट्रेट ये कह सकता है, एसपी को डायरेक्शन दे सकता है कि जैसे मैं क्या, ये सपोज करो आई एम मैजिस्ट्रेट एंड यू आर एसएचओ अनिकेत जी, मैं कहूंगा नहीं अनिकेत जी इज नॉट डूइंग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन, ऐसे करते पंकज जी को इन्वेस्टिगेशन देते हैं, जोन सा है। ठीक है। क्या मैं ये ऑर्डर पास कर सकता हूं? नहीं। बीइंग अ मैजिस्ट्रेट मैं एज अ सुपीरियर ऑफिसर का रोल नहीं प्ले कर सकता। बीइंग अ मैजिस्ट्रेट मैं ये नहीं चेक करने जा सकता कि अनिकेत जी जाके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एज अ फील्ड पे उसका सीनियर ऑफिसर उससे जो सा वैसे बिहेव नहीं कर सकता। मेरा सिर्फ जुडिशियल एंगल में मेरा मॉनिटर कर सकता हूं कि जितनी मेरी जुडिशियल अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी है कि आपके पास वो इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट देगा, आपका काम उतना है। यू कैन नॉट डायरेक्ट कि कौन पर्सन फील्ड पे जाएगा अनिकेत जी के साथ, जोन सा है, इन्वेस्टिगेशन करने, या कौन नहीं जाएगा, कितने बजे जाएगा, कितने बजे नहीं जाएगा। ठीक है ना। दीज आर नॉट द थिंग्स टू बी डायरेक्टेड बाय मी। ठीक है ना। जोन सा है, ना ही मैं ऑफिसर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कह सकता हूं, जोन सा है। हाँ, मैं ये हो सकता है कि अगर मेरे को लगे अनिकेत जी इज नॉट डूइंग वेल, तो आई विल रिपोर्ट इट टू द जोन सा, जो इनके सीनियर ऑफिसर है। नाउ ही विल सी, जोन सा है, व्हाट डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट हिम, जोन सा है। ठीक है ना। बट आई कैन नॉट डिक्टेट कि इन्वेस्टिगेशन को कैसे करोगे, उसको कहते हैं सुपरवाइज करना, जोन सा है। मैं ऐसा सुपरवाइज नहीं कर सकता एज अ सीनियर ऑफिसर, जोन सा है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द, ठीक है ना। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी,
एप्लीकेशन 156 सबसेक्शन 3 जो कि 175 सबसेक्शन 3 है, इसमें टाइम टू टाइम लग सकती है फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग एंड ऑफ जस्टिस। और इसीलिए हम कहते हैं कि 156 सबसेक्शन 3 है ना, उसमें वो सारी की सारी इंसिडेंटल और इम्प्लाइड पावर्स मजिस्ट्रेट के में वेस्ट होती है, जो उनसा है, जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को इंश्योर करने के लिए जरूरी हो। जो कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने का क्या मतलब हुआ अगर मैजिस्ट्रेट उस इन्वेस्टिगेशन को फेयर इन्वेस्टिगेशन की तरह ही नहीं ऑर्डर करवा सकता? ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली फेयर इन्वेस्टिगेशन ही बैकबोन ऑफ फेयर ट्रायल। ध्यान देखो ना आप, कि अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, कलेक्शन ऑफ एविडेंस सही होंगे, कलेक्शन ऑफ एविडेंस सही होंगे तो ट्रायल भी सही होगा, और ट्रायल सही होगा तो जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो भी सही आएगा। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी बैकबोन, इन्वेस्टिगेशन इज वेरी बैकबोन ऑफ बैकबोन। फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन बैकबोन ऑफ फेयर ट्रायल। ठीक है जी, पंकज जी, शीतल जी। यस सर। Yes, sir. तो ये बात, दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसको आई विल गिव यू डिक्टेशन प्रॉपरली विद केस लॉज। पर मैं चाहता हूं कि पहले आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट क्या होता है, लॉजिकली कनेक्टेड होता है। अगर मैं बीच में केस लो बार बार डालूंगा ना आप बोलते वक्त, तो आपका जो कंसेप्ट, जो समझने का जो तरीका है ना, वो आपका टूट जाएगा, जोन सा ठीक है ना। इसलिए मैंने सब कुछ साइड में रख दिया। मैंने, मेरा पर्पस है अभी आपको ये क्लियर करना कि सिर्फ सिंगल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं होता, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर भी हो सकते हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, मैजिस्ट्रेट कर सकता है, वो किसी भी इंफॉर्मेंट की एप्लीकेशन पे भी दे सकता है, विक्टिम की एप्लीकेशन पे भी दे सकता है, या उसको खुद को भी लगे कि केस इज ऑफ सीरियस नेचर, तो आई शुड कीप आस्किंग द पुलिस ऑफिसर व्हाट द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, जोन से। ठीक है ना, तो उसके लिए वो क्या करता है, बेसिकली केस डायरी का चेक करता होता है। ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, केस डायरी का। वो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन केस डायरी क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन की एवरी माइन्यूट डिटेल इज इंसर्टेड इनटू केस डायरी। ठीक है ना, जोन सा है, केस डायरी एक प्रॉपर वॉल्यूम में होती है, जोन सा है, काफी मोटी सारी होती है, हर केस टू केस वेरी करती है, उसका साइज क्या होगा, कितना सीरियस नेचर का केस है, कितने विटनेस एग्जामिन होने हैं। क्योंकि अगर कईयों केसों में आप देखोगे 100 विटनेस होते हैं, मतलब ऐसे सीरियस केसेस होते हैं जो सा सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं इलाज, तो हर विटनेस की स्टेटमेंट सेपरेटली रिकॉर्ड होती है, जो 161 की स्टेटमेंट होती है। ठीक है ना, तो दीज आर द थिंग्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड, हर प्रॉपर, और हर चीज एक सेपरेटली लगाई जाएगी, एफआईआर से लेके हर एवरीथिंग, एवरीथिंग, जो सर्च सीजर हुई, जो डिस्कवरी हुई, जो फोरेंसिक एविडेंस है, एवरीथिंग विल बी, और वो सारी कंपाइल करके चार्जशीट के साथ जाएगी, जोन सा है। ठीक है ना, जोन सा है, इसकी करीबन करीबन 3 कॉपीज होती है, इस जोन सा है। मतलब दो दो तो होती है, एक मजिस्ट्रेट के पास जाती है, एक पुलिस ऑफिसर, पुलिस थाने में रहती है। एक होता है कि एक सीनियर ऑफिसर के लिए भी दे प्रिपेयर, जोन सा है। ठीक है ना, तो कई बार 2 भी हो सकती है, कई बार 3 भी होती है, पर आइडियली 3 होती है। जैसे एफआईआर की 3 कॉपीज होती है ना, मैंने बताया था पहले। एक तो अकरेंस रिपोर्ट में के रूप में जाएगी, जोन सा इमीडिएटली, जोन सा मजिस्ट्रेट के पास, एक पुलिस ऑफिसर के पास होगी, वही एक 4 होती है, सॉरी, एफआईआर की 4 कॉपीज होती है, क्योंकि एक इंफॉर्मेट को भी दी जाएगी। ठीक है, 3 तो ये होगी, एक सीनियर ऑफिसर के लिए, या जो पुलिस जोन सा है, ठीक है ना। एक तो एफआईआर की 4 कॉपीज होती है, केस डायरी की 3 कॉपीज होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इस केस डायरी में जब जैसे बेल भी देनी है ना, देनी या नहीं देनी, बेल तो आदमी कभी भी लगा सकता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, तो केस डायरी को ही कंसीडर किया जाता है। केस डायरी अपने आप में कोई एविडेंस नहीं होती, बट वो कोर्ट को अपना माइंड प्रिपेयर करने के लिए ना, कि क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या नहीं एक्शन लेना चाहिए, तो वो ये चेक करता है कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हमारे पास सामने आ गया है, जोन सा है, उस बेस पे वो अपना माइंड बनाता है प्राइमा फेसाई। क्योंकि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस तो लेटर होंगे ना, जब ट्रायल होगा तब एप्रिशिएट एविडेंस होंगे, वो सब्सटेंटिव एविडेंस होंगे, एक्चुअल एविडेंस तो होते ही नहीं। परंतु ये एक ब्रॉड माइंड प्रिपेयर करने के लिए, प्राइमा फेसाई माइंड तैयार करने के लिए हेल्पफुल होती है कोर्ट को। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब आप मैं आपको लिखवाऊं थोड़ा थोड़ा साथ, फिर आई विल कीप एक्सप्लेनिंग यू ऑल्सो यस एवरीथिंग। सर। मैंने कल इसीलिए स्टॉप कर दिया था, कि आई फील कि फिर पता नहीं चलता, क्योंकि डिस्कशन शुरू होने के बाद ना, उसको स्टॉप करना बीच में इज नॉट फिजिबल। डिक्टेशन स्टॉप हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो कंसेप्ट जब मैं आपको नरेट कर रहा हूँ ना, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तब मैं अगर बीच में स्टॉप करूंगा ना, तो दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट यूर लॉजिकल मेमोरी ऑल्सो,
जोन सा है? यस सर। एक सेकंड। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना अभी, एक मिनट। सी नाउ, the heading was that we have written. What was the heading? Kindly repeat. स्कोप अंडर सेक्शन 156 सब क्लोज 3। स्कोप, स्कोप लिखा है। हाँ जी सर। हाँ, स्कोप अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3। और 175 सब क्लोज 3। ठीक है जी, ठीक है, आई गोट इट। जस्ट वन सेकेंड, लेट मी चेक कि कैसे स्टार्ट करें। नहीं, दिस इज नॉट अ हाँ, केसेस वी हैव टू राइट। ओके। एक तो दिलावर सिंह है, एक सकीरी वासु है। ये तो है ही, दीज आर द वेरी टू इंपॉर्टेंट केस। ठीक है। एक मिनट, वन मोर थिंग, आई वाज जस्ट जोटिंग डाउन द पॉइंट। अभी भी आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो। जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एंगल। मतलब ऐसे तो आपको पता चल गया, बट अभी भी आपको जब तक दो चार एग्जांपल ही नहीं दूंगा ना, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट। वैसे तो दिए मैंने एग्जांपल, वही इन्वेस्टिगर रिपीट करूंगा। सी, लिखो अंडर सेक्शन, नहीं, द BNSS, द BNSS 2023। सर ये वो स्कोप के अंडर ही लिखना ना, हाँ, उसको हेडिंग ना के जो। हाँ। क्या लिखेंगे? द BNSS। शीतल जी, लिख रहे हो? हाँ जी सर। हाँ, लिखो। द BNSS 2023 mandates under section 175 subsection 3, mandate under section 175 subsection 3, that the judicial magistrate, that judicial magistrate empowered under section 210, empowered under section 210 to take cognizance, to take cognizance can also, can also direct, can also direct investigation into, can also direct investigation into cognizable case which, which a police officer, which a police officer is competent to investigate, which a police officer is competent to investigate by virtue of section 175 subsection 1 and subsection 2, full stop. Such an order,
नेक्स्ट लाइन में करके लिख लेना। सच एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, such an order of investigation will be made by magistrate, will be made by magistrate only after considering, only after considering the application, the application accompanied by affidavit, accompanied by affidavit made under section 173 subsection 4, comma, making, after making such inquiry, after making such inquiry as the magistrate deems fit, and and after considering the submission of the police officer। ठीक है, कि सच एन ऑर्डर विल बी मेड ओनली आफ्टर दिस स्टेप्स जोन से। नाउ नेक्स्ट पैरा में करके लिखो, सिंस, सिंस सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 uses the word, uses the word, इसको इन्वर्टेड कोमा में करके लिखना। uses the word के जो मैं अब आगे वर्ड लिखवाऊंगा ना, जो सा सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड, such an investigation as above mentioned, it demonstrates, it demonstrates that, that the power of magistrate under section 175 subsection 3 to direct the police to investigate, to direct the police to investigate is at par और को एक्सटेंसिव, ऐसे करके लिखो उब्लिक लगा के, इज एट पार और को एक्सटेंसिव with that of the power of police officer to investigate cognizable case। Power of police officer Power of police officer is coextensive with the power of the police officer to investigate cognizable case under section 175 subsection 1। नेक्स्ट लाइन में करके लिखो, इट इंप्लाइज, it implies, it implies that the power of magistrate to direct investigation, it implies के साथ ना ऐसे भी लिखो, it also implies, ऐसे करको, it also implies that the power of it also implies
that the power of magistrate to direct investigation under section 175 subsection 3 continues so long as the investigation is in progress. नेक्स्ट लाइन में करके लिखो, इट इज it is in this context it is in this context the honorable supreme court in विनुभाई हीरालाल मालविया, वैसे तो ये केस मैं आपको बाद में भी लिखवा सकता था, पर ये ना फ्लो के साथ बन रहा है जोन सा है, तो मैं इसी को यहीं पे ही आपको लिखवा रहा हूँ। इट इज इन दिस कंटेक्स्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विनुभाई हीरालाल मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, केस चेक करना नंबर ना इसका, मेरे को एक मिनट, मेरे पास केस नहीं लिखा हुआ, वैसे मेरे को माइंडली याद है 2019 या 2020 का है ये, आप लिख लो 2020 लिखो इसके साथ, 19 का होगा, 19 लिखो, 2019 लिखो जोन से, ठीक है। बहुत लैंडमार्क केस है, और साथ में लिखो थ्री जज बेंच सुप्रीम कोर्ट थ्री जज बेंच, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जनरली क्या होता है, टू जज बेंच के होते हैं ना, जो थ्री जज बेंच के होते हैं वो एक प्रेसिडेंट बनते हैं जब तक वो कोई फाइव जज बेंच उसको ओवररूल ना करे, ठीक है ना जोन से, या कोई थ्री जज बेंच इक्वल अथॉरिटी ना आ जाए जोन से। इट इज इन दिस कंटेक्स्ट दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन विनुभाई हीरालाल मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात हेल्ड दैट हेल्ड दैट ये केस मैं दोबारा भी लिखवाऊंगा आपको जब कभी लोड पड़ेगी ना कंटेक्स्ट में, अभी इस कंटेक्स्ट में ही लिखवा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। दैट द मैजिस्ट्रेट द मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन into cognizable offense into cognizable offense even after taking cognizance even after taking cognizance until the trial begins, ठीक है जी। ट्रायल कब बिगिन होता है, चार्ज फ्रेमिंग से। तो कई बार क्या होता है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है ना, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, या मजिस्ट्रेट को अभी लगता है कि अभी मैं चार्ज नहीं फ्रेम करता, मजिस्ट्रेट उसको डायरेक्ट कर देते हैं इवन आफ्टर टेकिंग कोग्निजेंस ऑन। उसका पर्पस होता है कि प्रॉपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होके सभी फैक्ट्स मजिस्ट्रेट के सामने आ जाए। जबकि अर्लियर क्या था, एक टू जज बेंच की जजमेंट थी इस पॉइंट पे, वो कहते थे आफ्टर टेकिंग कोग्निजेंस दिस पर्टिकुलर सेक्शन में मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता। ये आपने लिखा है, इट इज इन दिस कंटेक्स्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एल्ड दैट द मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ऐसे लिखा है ना, बोलना लाइन मेरे को रिपीट करना है जो मैंने बोली है अभी आपको। Held that the magistrate direct further investigation into the cognizable even after taking cognizance until the trial begins. हाँ, जो इवन आफ्टर टेक डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन ना, वहां पे सेक्शन ऐड कर लो 175 सबसेक्शन 3, ठीक है ना, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन और भी जगह पे होती है, वो वाली फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नहीं बात कर रहे हम, फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, जो इस विनु भाई में बात हुई है, ठीक है ना। हो गया यहां तक क्लियर, आगे बोलूं। यस सर। Yes, sir. हाँ, यस सर। इट इज इन दिस जोन है। नाउ दे आर आफ्टर, उसके बाद नेक्स्ट पैरा में करके लिखो, देयर फोर इट इज implicit it is implicit as
it was held in as it was held in Dilawar Singh, Dilawar Singh वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। लिख लोगे ना? इसमें सिंपल ही है, इसमें कोई ज्यादा तो लिखने वाला। 2007 सुप्रीम कोर्ट, इट इज इट इज देयर फॉर क्या बोलना है लाइन, इट इज इम्प्लिसिट एज इट वाज हेल्ड इन दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 सुप्रीम कोर्ट दैट दैट द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 170 156 सबसेक्शन 3, ऐसे करके लिख लो। क्योंकि ना जब केस के साथ लिखो ना तो पुराना सेक्शन लिख के ना ब्रैकेट में बीएनएसएस का नया सेक्शन लिखा करो। क्योंकि जो ये केसेस है ना सारे, ये सीआरपीसी पे है, जोन सा है। फिर सीआरपीसी के नो डाउट हम प्रेसिडेंट तो, पर उनको क्लैरिटी हो जाती है थोड़ा सा कि ये सीआरपीसी पे ब्रैकेट में लिख लो दिस पर्टिकुलर सेक्शन बीएनएसएस का, जोन से है, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट लिखना, मैं आपको बीएनएसएस से लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि बाकी बच्चे लिख के आएंगे तो ना ये बातें तो, जोन सा है, और एग्जामिनर भी हैबिचुअल हो जाता है। तो आपने अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे नहीं वेस्ट करनी जो बाकी बच्चे लिख रहे हैं, वो आपने लिखनी है। पर वो इतनी डिटेल में नहीं लिखनी कि एग्जामिनर को जहाँ पे पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना वो चीज़ लिखनी है। ये एक ट्रिक्स होती है, टिप्स मेंस आंसर राइटिंग की ना, विच आई विल टेल यू जब मेंस के आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है। 170, क्या रिपीट करना जो मैंने केस के रिगार्डिंग लिखवाई थी लाइन, क्योंकि वो फ्लो टूट जाता है बोलते बोलते ना, जब कोई और पॉइंट पे चला जाता हूँ, बोलना, रिपीट करना पॉइंट को। Therefore, it is implicit as it was held in Dilawar Singh versus State of Delhi 2007 Supreme Court that the power of magistrate under Section 156 subclause 3 हाँ, are दैट द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ब्रैकेट में 175 सबसेक्शन 3 इंक्लूड्स इंक्लूड्स द पावर टू ऑर्डर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन at subsequent stage at subsequent stage if the magistrate finds finds either on the application of the informant or victim, either on the either on the application of victim or informant, or otherwise otherwise that the police officer that a concerned police officer या कंसर्न्ड आईओ, ऐसे लिख लो ना, ब्रैकेट में आईओ लिख लो, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है फिर वो आईओ हो गया ना, जो उनसे है, दैट द कंसर्न्ड आईओ इज नॉट डूइंग द इन्वेस्टिगेशन, और 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 डूइंग इन्वेस्टिगेशन बट नॉट सेटिस्फैक्टरीली। नेक्स्ट लाइन में करके लिखना, नेक्स्ट पैरा में, फॉलोइंग द सेम लाइन फॉलोइंग द सेम लाइन ऑफ दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट in in नेक्स्ट केस का थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना नाम, इन सकीरी वासु, सकीरी वासु, एक मिनट, वासु एग्जैक्ट नाम क्या था, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, हाँ, 2008, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी held that
अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3, under section 156 subsection 3, the magistrate has all the incidental and implied powers, all the incidental and implied powers which are which are necessary, which are necessary to ensure the proper and fair investigation. हाउएवर, फुल नेक्स्ट लाइन करके नेक्स्ट पैरा में लिखो, हर एक लाइन में ना एक आइडिया लिखा करो, ऐसे करके ना फिर आपको पढ़ने में इजी रहेगा जब आप रिवाइज करोगे ना कॉपी से। तो कौन सा है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे बहुत बड़ा पैरा बना दिया ना, ही पेपर में पैरे में आंसर लिख के आना। जोन सा है पेपर में भी ना पॉइंटर फॉर्म में, मतलब पॉइंटर फॉर्म में लिखो, या अगर पैरा में कोई मजबूरी में लिखना ही पड़ रहा है कि उसको पॉइंटों में तोड़ ही नहीं सकते आप आंसर को ना, तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे पैरा, जैसे सिंगल पैरा में सिंगल आइडिया, ठीक है ना, जोन सा है सिंगल पैरा में सिंगल आइडिया, जोन सा है। ऐसे ही नहीं है कि बड़ा सारा पैरा बना दिया कि एग्जामिनर को बहुत मुश्किल आ रही है आंसर को, आपके जो मेन की पॉइंट है उसको ढूंढने के लिए उसको दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट वो मिस करेगा पढ़ने से फटाफट के चक्कर में। जोन सा है पैरे में जब वो रीडिंग करेगा ना, और वो जब मिस कर जाएगा उसके ध्यान में नहीं आएगा, तो वो आपकी मार्किंग में नहीं काउंट करेगा फिर उस चीज को। जोन सा है ठीक है ना, तो कोशिश ऐसे होनी चाहिए हर एक लाइन में या छोटे छोटे पैरा में हर पॉइंट में एक सेपरेट आइडिया होना चाहिए, चाहे उस वो एक लॉजिकल वे में फ्लो कर रहा है, जोन सा है वो पॉइंट वैसे लॉजिकल वे में फ्लो करेंगे, उनको हाईलाइट करके आओ। प्रेजेंटेशन जहां पे बन सकती है वहां पे वो चार्ट बन सकता है, या सिंपली जैसे आप कोई चीज को क्लासीफाई कर सकते हो तो उस फॉर्म में दिखाओ। जोन सा है वो हम जब मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे इन चीजों पे फोकस करके करेंगे, जोन सा है ठीक है ना। तो ये चीजें, मतलब ये चीजें आपको मार्क्स आपके आपको ज्यादा सिक्योर करवाती है, बाकी लिखते सभी हैं बट कईयों की निगाह में नहीं आते वो पॉइंट लिखे हुए, जोन से है ठीक है, या कुछ छोड़ देते हैं। की पॉइंट्स तो सभी लिखते ही हैं, अब 156 सबसेक्शन 3 पे क्वेश्चन आएगा तो सभी लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बट उसको जो एक्सप्लेन किया है उनको पॉइंट में नहीं तोड़ पाते, जैसे इंसिडेंटल एंड इम्प्लाइड पावर, ये की वर्ड है, इसको अंडरलाइन करो, मेन जो सकीरी वासु का क्रक्स है ना वो इंसिडेंटल एंड इम्प्लाइड पावर है। और जो दिलावर सिंह है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, उसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन किया सकीरी वासु ने, जोन सा है उसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन मींस मैजिस्ट्रेट हैज ऑल द इंसिडेंटल एंड इम्प्लाइड पावर, incidental and implied power to ensure proper investigation, which are necessary to ensure proper investigation, जोन सा है ठीक है ना। तो दिस इज ये लाइन यही लिखवाई है ना लास्ट में, विच आर नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, इसके बाद कोई लाइन लिखवाई है मैंने। however, हाँ। हाउएवर, हम्म। हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे, जोन से हाउएवर, हाँ, सच मैजिस्ट्रेट, हाउएवर सच मैजिस्ट्रेट कैन नोट, कैन नोट एक्ट लाइक, कैन नोट एक्ट लाइक a senior officer of the SHO, IO, senior officer of SHO, or supervise the investigation, supervise the investigation like a senior police officer. Full stop. He can only, he can only monitor the investigation, ये जो मैं वर्ड्स लिखवा रहा हूँ ना एक एक, सुपरवाइज मॉनिटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट से निकाले हुए वर्ड्स है। ही कैन ओनली, जोन सा है ही कैन ओनली मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन, MONITOR, मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन
for the purpose of ensuring the proper investigation. नेक्स्ट लाइन में करके देखो. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल that police did not examine a particular person person Police did not. police did not examine a particular person who was present on the spot, who was Okay. present on the spot means on the spot means crime के प्लेस पे, on the spot of crime ऐसे लिख सकते हो, on the spot of crime, and his name appears in the charge sheet from the statement of other witness whom the police has examined. सर चार्जशीट के चार्ज बाद क्या सर? एक मिनट. His name appears on the charge sheet, in the charge sheet. His name appears in the charge sheet from the statement, from the statement of the other witness, या अदर विटनेस के साथ लिखो, विटनेस ही लिख लो, ठीक है, विटनेस, फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ अदर विटनेस who was subjected to examination Was subjected to. examination under section 161 CRPC और 180 BNSS, comma, then the magistrate can direct the police to record or to The police to examine record. The police to record and examine. record को काट दो, examine लिखो सिर्फ. Direct the police to examine such witness. ठीक है ना. वो एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे जैसे ए ने बी का मर्डर किया, सी एंड डी वाज देयर, सी एंड डी वाज देयर हु वर आई विटनेस टू द मर्डर ऑफ बी. ठीक है ना, जोन सा है. तो जो ये मर्डर हुआ, सी एंड डी दोनों ने आई विटनेस किया इस चीज को, जोन से. जब दोनों ने आई विटनेस किया ना इस चीज को, तो बट पुलिस ने इसकी सी का तो एग्जामिनेशन करा है जब 161 की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, बट डी का नहीं किया. और सी की स्टेटमेंट में क्या है, सी की स्टेटमेंट में क्या है, जो 161 की स्टेटमेंट होती है ना, जो सा है 161 की एग्जामिनेशन है, सीआरपीसी. सी ने क्या कहा कि आई एंड डी वॉज प्रेजेंट, आई एंड डी ए विटनेस द ए कमिटिंग द मर्डर ऑफ बी. आई एंड सी की स्टेटमेंट ये थी एग्जामिनेशन के दौरान पुलिस को, आई
एंड डी विटनेस्ड द ए विटनेस द ए कमिटिंग मर्डर ऑफ बी। अब उसने क्या कहा कि मैं भी प्रेजेंट था और डी भी प्रेजेंट था। ठीक है जी, उन्हें यही कहा ना कि मैं भी प्रेजेंट था और डी भी प्रेजेंट था। अब पुलिस ने क्या करा, इसका एग्जामिनेशन करके चार्जशीट में कॉपी लगा दी इसके एग्जामिनेशन की, तो हमने ये बता एग्जाम, इसको विटनेस ही नहीं बनाया डी को। ठीक है ना, बट हो सकता है इसका कुछ वर्जन और हो, या कुछ ये भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता अगर ये एग्जामिन कर लेते पुलिस ऑफिसर। तो जब कोग्निजेंस लेने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट गई आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट में मैजिस्ट्रेट ने पढ़ा ध्यान से, तो उसने पाया सी की स्टेटमेंट को देखा, और सी की स्टेटमेंट को जब देखा तो उसमें डी का नाम था, पर उन्होंने डी की स्टेटमेंट ही नहीं मिली मैजिस्ट्रेट को, जोन सा है। ठीक है ना, ये डी की स्टेटमेंट कहाँ है, डी उन्होंने पता पुलिस से पूछा, वो कहते हैं उसकी तो रिकॉर्ड ही नहीं करी हमने, जोन सा है। पुलिस से पूछा तो वो कहता है रिकॉर्ड क्यों नहीं करी, वो कहते हैं हमको जो हमको लगा कि बस तो अब मैजिस्ट्रेट यहां पे कह सकते हैं कि आप इस एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करो, ये भी इंपॉर्टेंट वाइटल एस्पेक्ट है केस का, इसको भी एक्सप्लोर करो, इसकी स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड करके इस पर्सपेक्टिव से भी इन्वेस्टिगेशन करके देखो जोन सा है। तो ये कह देगा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो अंडर सेक्शन 170 175 सबसेक्शन 3। वो अब कोग्निजेंस नहीं लेगा और 175 सबसेक्शन 3 की इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देगा दोबारा से, जोन सा है। ठीक है ना, तो दैट इज अ फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगेन, जोन सा है। और यही बात ये तो मजिस्ट्रेट के खुद के नोटिस में आ गया, मैंने बताया ना, या तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेंट या विक्टिम से एप्लीकेशन पे पता चले जोन सा है, या वो अदरवाइज उसको खुद को ही पता चल जाए, या उसको हम्म अदरवाइज, ये लिखवाई है ना बात मैंने अदरवाइज जोन सा है, तो अदरवाइज का मतलब है किसी और तरीके से जोन सा है। अब यही बात की एप्लीकेशन सपोज करो इन्फॉर्मेंट या विक्टिम भी लगा सकता था, इन्फॉर्मेंट लगा देता ना, क्योंकि विक्टिम की तो डेथ ही होगी ना यहाँ पे मर्डर के केस में, विक्टिम तो यही हुआ ना, बी हुआ ना एक्चुअल में जोन सा है, हम्म तो इसकी तो डेथ ही होगी, तो इन्फॉर्मेट ने एप्लीकेशन लगाई होती कि जी बी को तो ये डी को तो एग्जामिन नहीं कर रहे जोन सा है, मैंने पुलिस को कहा था आप डी को भी एग्जामिन करो, उन्होंने उसको किया ही नहीं एग्जामिन जोन सा है। तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करता, एक्शन टेकन रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट मंगवाता। ठीक है, मैजिस्ट्रेट क्या कॉल करता, स्टेटस रिपोर्ट। स्टेटस रिपोर्ट क्या होता है, बेसिकली केस डायरी का ही पार्ट होता है, मतलब कि वो केस डायरी ही भेजते हैं मजिस्ट्रेट के पास, और उस केस डायरी में जो लिखा होता है मैजिस्ट्रेट उसके बेस पे देख रहा है कि इन्होंने क्या क्या किया है जोन सा है। तो फिर उस स्टेटमेंट के बेस पे मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन वहीं से ही डायरेक्ट कर देता जोन सा है। ठीक है ना, तो दैट इज हाउ द सर, प्रॉब्लम। हाँ बोलो। स्टेटस रिपोर्ट कब मंगवाएगा, जब इन्फॉर्मेंट बताएगा उसको? नहीं, स्टेटस रिपोर्ट कभी भी मंगवा सकता है। स्टेटस रिपोर्ट एज अ मैजिस्ट्रेट जब मॉनिटर करता है ना इन्वेस्टिगेशन को, वो कभी भी जब भी उसको लगता है कि मैं देखूं कि इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है इस केस का जोन सा है, ठीक है ना, वो उसको अपनी सेल्फ इंफॉर्मेशन पे भी मंगवा सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेंट एप्लीकेशन लगा दे उसकी जब भी मंगवा सकता है, जब भी उसको लगे कि मुझे उसको मॉनिटर करना चाहिए, मुझे चेक करनी चाहिए कि उसका क्या स्टेटस है इन्वेस्टिगेशन का, खासकर ग्रेव केसेस में होता है ये चीज। ठीक है ना, जोन सा है, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट स्टेटस रिपोर्ट कॉल कर लेता है, या एक्शन टेकन रिपोर्ट भी बोल देते हैं इसको, मतलब कि आपने क्या एक्शन लिया अभी तक अगर पर्टिकुलर है, और उसके बाद जब डायरेक्ट कर देगा फिर डी को भी आप एग्जामिन करो जोन सा है, थोड़े दिनों बाद हफ्ते बाद फिर मंगवा लेगा डी की स्टेटस रिपोर्ट जोन सा है। ठीक है ना, कि आपने लिया उस पर कुछ एक्शन, इन्वेस्टिगेशन करी, एग्जामिनेशन करा उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कहा था। ठीक है ना, दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ठीक है जी, क्लियर हुआ। हाँ जी। Yes. यस सर। देखो क्या होता है, थोड़ा सा लेट मी मेक यू क्लियर, थोड़ा सा ना ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ना जो अपना सीआरपीसी में है ना, वो है इन्वेस्टिगेशन का। आपके 20 25 30 क्लास लग जाती है इसमें जोन सा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का एरिया, उसके बाद इंक्वायरी भी तो 2 4 दिनों में हो जाएगा जोन सा है, ट्रायल है जोन सा, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो एविडेंस कलेक्ट होने हैं ना वो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज, बाकी मिसलेनियस होता है सारा पूरा सीआरपीसी जोन सा है। ठीक है ना, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे बेल हो गया, अरेस्ट हो गया, ये सारे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल के साथ साथ ही चलते हैं, परंतु ये एक अपने आप में पार्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते जोन सा है।
ठीक है ना। बट ये तीन चीजें तो होगी ना हर केस में जब कोग्निजेबल ऑफेंस होगा, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, जोन सा नॉन कोग्निजेबल भी होगा तो इंक्वायरी, ट्रायल, जोन सा है। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी नॉन कोग्निजेबल पे, नॉन कोग्निजेबल में भी हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद, जोन सा है। ठीक है ना। तो अब देखो क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, ऑफेंस होता है। अब हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली उस कोग्निजेबल की कोग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है ना, क्योंकि नॉन कोग्निजेबल में अभी नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगी, यहां पे एफआईआर होगी। ठीक है। फिर जब एफआईआर हुई तो फिर ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी यहां तक, जो उनसे, फिर यहां से एफआईआर होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट, क्लोजर तो नहीं कहूंगा, पुलिस रिपोर्ट कह लो आप, पुलिस रिपोर्ट। ठीक है। यहां पे पुलिस रिपोर्ट गई, जो सा ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज थी। अब यहां पे बिना सच में आपको एफआईआर हुई ना, जब यहां पे ये एफआईआर हुई, जैसे ही एफआईआर हुई ना, इसकी एक कॉपी भेजी जाती है मैजिस्ट्रेट को। ठीक है। उसको बोलते हैं हम अक्रेंस रिपोर्ट। ये अभी मैंने इसलिए नहीं बताया था जब मैं आपको एफआईआर बता रहा था, क्योंकि अभी आपको एफआईआर ही नहीं समझ हुआ था, क्लियर हुआ था, तो फिर अक्रेंस रिपोर्ट में आप कंफ्यूज भी हो सकते थे, जो सा है। मैं बोल तो मैं रहा था कई बारी अक्रेंस रिपोर्ट, अक्रेंस रिपोर्ट, जोन सा है, परंतु मैंने कहा इसको अभी एक्सप्लोर ना करूँ आपको, उसको अक्रेंस रिपोर्ट। ठीक है। अक्रेंस रिपोर्ट होती है सेक्शन 157 में सीआरपीसी के, और वन जोन सा है 76 है, जोन सा वो है बीएनएसएस का। ठीक है ना, 176 है जोन सा, दैट इज बीएनएसएस का, जोन सा है। उसमें क्या होता है कि वो एक एफआईआर की कॉपी ही होती है। मैंने आपको बोला था ना एफआईआर की चार कॉपीज होती है, यस। एफआईआर की चार कॉपीज होती है। एक कॉपी दी जाती है इन्फॉर्मेंट को, पहले भी बताया था, इन्फॉर्मेंट। एक कॉपीज होती है पुलिस स्टेशन के लिए ही, एक कॉपी होती है मैजिस्ट्रेट को। ठीक है ना। अब ये जो मैजिस्ट्रेट को कॉपी भेजी जाती है ना एफआईआर की, इसी को ही हम अक्रेंस रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है ना। उसका मतलब है जैसे ही मैजिस्ट्रेट के नोटिस में लेके आना ऑफेंस को, जो उनसे है, एक होता है जैसे सीनियर ऑफिसर के लिए या पुलिस स्टेशन के लिए ही, जो उनसे है। ठीक है ना, जो उनसे है सीनियर ऑफिसर भी बोल सकते हो, या पुलिस, एक तो जो एफआईआर लॉन्च हुई है वही है, प्लस एक इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए, जो उनसे है। ठीक है ना, जो उनसे है। तो दीज आर द बेसिक फोर कॉपीज। तो ये अक्रेंस रिपोर्ट है ना, ये एक्चुअल में होता है जो इंसिडेंट हुआ है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है इसमें, क्या इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस मैजिस्ट्रेट ने कोग्निजेंस लेना है ना, पहले आप उसको भेज दोगे अक्रेंस रिपोर्ट कि हमारे पास क्या सूचना है। इसका पर्पस होता है कि लेटर ऑन आप वो इंफॉर्मेशन में मैन्युपुलेशन ना कर सके, टेम्परिंग ना कर सके, मैटर जुडिशियल नोटिस में आ जाए, जो उनसे है। क्योंकि अगर कल को इंफॉर्मेशन के साथ वो छेड़छाड़ करते हैं, मैंने पहले भी बताई है, तो वो मैजिस्ट्रेट उससे टैली कर लेगा अकरेंस रिपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन भेजी थी, जो उनसा है, कि भाई ये चीज में जो उनसा डिफरेंस कैसे आया, जो सा है, आप आपकी एफआईआर की स्टेटमेंट में और जो आपने मुझे भेजी है, क्योंकि जो एक बार भेज दी वो वापस तो मंगवाने से रहे नहीं मैजिस्ट्रेट से, नहीं जी मैं दोबारा भेजता हूँ इंप्रूव करके, जो सा है। तो मैजिस्ट्रेट विल सीक द एक्सप्लेनेशन, मैजिस्ट्रेट विल सीक द एक्सप्लेनेशन ना, जो सा है। क्लियर होना है ना जी, जो सा है। यस तो सर। तो दिस इज कि इसलिए वो मैन्युपुलेशन टेम्परिंग तो हो नहीं सकती, जो सा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एफआईआर का रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या, कि इनिशियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करना, मतलब जब हम पर्पस बात कर रहे थे, एक हमने पर्पस लिखा था इनिशियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड कर लेना, डॉक्यूमेंटेशन करना, लेटर ऑन टेम्परिंग पॉसिबल नहीं होगी, जो उनसे है। एक तो टेम्परिंग वैसे भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि जो एफआईआर रजिस्टर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आता है ड्यूली पब्लिश होके, तो आप प्रॉपर नंबरिंग वगैरह होती है उस चीज पे, जो उनसे है। पर एक दूसरा ये भी है कि मजिस्ट्रेट का भी चेक बना रहता है, जो उनसा है। ठीक है ना, जब आपने अकरेंस रिपोर्ट भेज दी जो उनसा मजिस्ट्रेट को, तो दिस इज द अकरेंस रिपोर्ट। अकरेंस रिपोर्ट में क्या होता है, जो अकर हुआ है एक्चुअल में, जो उनसे है, इसके बारे में लिखेंगे हम, इसके बारे में लिखेंगे जब हम 157 पे जाएंगे ना, जो कि 176 सेक्शन है, उस पे हम जब जाएंगे तो हम इसके बारे में मैं आपको डिक्टेशन दूंगा, पर अभी हम नहीं आए क्योंकि वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे है। क्योंकि अकरेंस रिपोर्ट भेजने के बाद भी वो इन्वेस्टिगेशन करें या नहीं करें, वो अभी हमने पढ़ना है, जो सा एरिया। ठीक है। तो दिस इज द एफआईआर, दिस इज इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें अकरेंस रिपोर्ट, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट आई। तो यहां पे पुल हो सकता है, एक तो यहां पे पुलिस रिपोर्ट, उसके बाद यहां पे ये सारा कोग्निजेंस की, यहां पे कोग्निजेंस होगा,
ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट आई, फिर क्या चलेगी, इंक्वायरी। ठीक है, ये चलेगी इंक्वायरी। जब ये इंक्वायरी चल रही है फिर चलेगा ट्रायल। जो सा यहां पे इंक्वायरी के बाद यहां पे क्या होगा, चार्ज। ठीक है ना, यहां पे अक्यूज को चार्ज कर देंगे, डिस्चार्ज भी हो सकता है वो, जो सा पर मान के चल रहे हैं कि उसके बाद ये सब ट्रायल चलेगा। यहां पे आएगा एक्विटल कन्विक्शन, एक्विटल और कन्विक्शन की जजमेंट। उसके बाद फर्दर होगा सेंटेंस हियरिंग। अगर मतलब एक और होता है कि उसके बाद एक्विटल कन्विक्शन के बाद भी सेंटेंस हियरिंग होता है। दैट इज कि मान लो यहाँ पे चार्ज फ्रेम हुआ, तो दैट इज सेंटेंस हियरिंग। तो दीज आर द स्टेजेस जो है कि सबसे पहले ऑफेंस हुआ, फिर एफआईआर हुई, फिर पुलिस रिपोर्ट हुई जो सा इन्वेस्टिगेशन करके, फिर इंक्वायरी हुई। यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट आने के बाद इसको आप ये भी बोल सकते हो कोग्निजेंस। यहीं पे ही आसपास हो जाता है जो सा कोग्निजेंस ना, इसके मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कोग्निजेंस। जब मजिस्ट्रेट पढ़ लेता है ना, क्या बोलता है, उस जो पुलिस रिपोर्ट को पढ़ लेते हैं वो, या कंप्लेंट को पढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है हाँ मुझे चार्ज की तरफ प्राइम ऑफिसाई बन गया, तो चार्ज की डेट फिक्स कर दी या कि उसको समन कर लिया। इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ने कोग्निजेंस ले लिया। फिर वो इंक्वायरी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। फिर जब तक चार्ज नहीं फ्रेम होते ना, तब तक वो इंक्वायरी की स्टेज ही होती है। कौन सा यहाँ पे हो सकता है मजिस्ट्रेट यहाँ पे कोग्निजेंस ले ले मैटर का, पर यहाँ पे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दे। ठीक है ना, ये भी पॉसिबल हो सकता है जो सा। ठीक है ना। तो दिस इज द दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू बी हैव अ कमांड जो सा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो हम अभी बात कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन की, मैं थोड़ा सा उसमें चला गया क्योंकि आई फील कि आपको एक माइंड में प्रोसेस भी डेवलप करना जरूरी है कि प्रोसेस कैसे चलेगा कंटिन्यू जो है। तो यू सी व्हाट वी वर टॉक, हाँ। तो अब हम बात करें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। तो इसका पर्पस मेरा यही था कि आपको बताना कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है ना, दिस विल कंटिन्यू टिल द order of the proper investigation or incidental and implied power can be exercised by the magistrate so long as the investigation is progress। जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है तो उसके लिए देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। क्लियर हो गया ना, क्या लिखा था लास्ट में हमने। लाइन बोल दो। Then the magistrate can direct the police to examine such witness. एग्जामिन सच, हाँ मैंने आपको एग्जांपल लिखवाई थी, आई गोट द पॉइंट। कई बार हम थोड़ा सा एग्जांपल से ना, एग्जाम्पल से ही आगे चले गए क्योंकि एग्जाम्पल में मेरे को आपको पुलिस रिपोर्ट की एग्जाम्पल दी मैंने, फिर आपको और पुलिस रिपोर्ट की एग्जाम्पल दी तो फिर आगे चले गए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के तौर पे एक और लिख लो। एक मिनट, लेट मी जस्ट, मेरे को मैंने जस्ट एक ना जैसे फोरेंसिक एविडेंस नहीं कोई कलेक्ट किया मैजिस्ट्रेट ने। ठीक है, जो उनसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आई हैव जस्ट रिटन ओवर हियर। एक मैंने आपको कल केस भेजा था, वो कुछ नहीं, वैसे तो वो कुछ खास नहीं था, वो आया था बस वही रिगार्डिंग बात हुई थी उसकी, रिट जुरिडिक्शन और इनहेरेंट पावर की। लाइव लॉ में कल रिपोर्ट हुआ था ना, तो हम जो डिस्कस कर रहे थे डेली डे टू डे, तो वही बात थी उसमें सारी कि इनहेरेंट पावर तो होती है, इनहेरेंट पावर के अलावा रिट में तो आप फिर जा ही सकते हो, जैसे मैं बताया था। हम रिवीजन की बात कर रहे थे ना उस दिन, जो सा है इनहेरेंट पावर और रिवीजन, हम मैंने रेमेडी बताई थी। अब रिवीजन तो प्रॉपर रेमेडी थी जो सा, अगर 156 सबसेक्शन 3 की एप्लीकेशन को डिसमिस कर दे, उसके बाद पर्सन कहाँ जाता है, उसके बाद वही रो रेमेडी रह जाती है उसके पास, या तो ये इनहेरेंट दो पावर में। 2 दिन पहले ही आई है ना सर। हाँ हाँ, कल कल पढ़ी है मैंने तो जो है तो या तो इनहेरेंट पावर में जाएगा, अगर इनहेरेंट पावर में ही नहीं तो फिर तो रिट में तो जा ही सकते हो ना आप। रिट का स्कोप तो बहुत लार्ज है जो है। मतलब ये बातें, छोटी छोटी बातें क्लियर करने के लिए भी ना मैटर देखो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, सोचने वाली बात है जोन सा है। तो इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, मतलब काइंड ऑफ आपका माइंड फिर उस लॉजिकली सोचने लग जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करता है तो वो बेसिक प्रिंसिपल के बेस पे ही करता है ना, कि ये थोड़ी ना कि सुप्रीम कोर्ट कोई अपनी तरफ से लॉ बनाई जा रहा है, वो मेन जो लॉ के सेटल्ड प्रिंसिपल्स है उनकी इंटरप्रिटेशन करता है। तो हमारा फोकस होता है कि हम उन सेटल्ड प्रिंसिपल्स को अपने दिमाग में सेट करें। नो डाउट जो है एग्जैक्ट पोजीशन वो तो मैं देता ही हूँ, प्लस मेरी कोशिश होती है कि उसको इंटरप्रेट भी करना है। अगर आपको कल के पास कल को आपके पास कोई केस ना हो, आपके पास एग्जाम में एक सिचुएशन ओरिएंटेड आ गया, पर जब आपने किसी को पर्पस पॉलिसी को समझ के करा है ना, उसका बेस समझ के
कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है, तो आप अपना आंसर बनाने की हिम्मत रखोगे, आपको ये पता होगा कि इसका क्या होना चाहिए। और यही सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। जितने बच्चे रट्टे मार के जाते हैं ना, वो यहाँ पे सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं जोन से इस तरह के क्वेश्चंस पे, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा हुआ है, उनको है कि मैजिस्ट्रेट फर्दर कर सकता है नहीं कर सकता, वो इतना पढ़ते हैं। वो इतना नहीं पढ़ते क्यों कर सकते हैं, इसका रीजन क्या है जोन सा। और जब तक ये नहीं पढ़ोगे ना, तो आप सिचुएशन को अप्रिशिएट नहीं कर पा, उसको इंटरप्रेट नहीं करोगे जोन सा है। ठीक है ना, कोई नई सिचुएशन दे दी, सपोज करो आपने जो पढ़ के ही नहीं गए कभी आप बेयर एक्ट में, या आपने बुक से पढ़ी ही नहीं, पर उस सिचुएशन में आपको वो सिचुएशन दे देंगे ना, तो आप नहीं इंटरप्रेट कर पाओगे अगर आपने सिर्फ जो एग्जैक्ट पोजीशन है वही पढ़ के जा रहे हो। पर अगर आप उसके पीछे का पर्पस समझ के जाते हो ना जो उनसा है, फिर वो आपको नई सिचुएशन भी दे देंगे ना, आप अपने आप कर दोगे इंटरप्रेट। तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है इस चीज में, पर ये चीज हमेशा के लिए माइंड को नर्चर करती है। एक सेकंड। हाँ हाँ। एक, देयर इज समवन कॉलिंग जोन से है। एक मिनट। इन अ, लिखो एग्जांपल, इन अ थेफ्ट केस, if the police failed to recover stolen items or examine key witness, or examine key witnesses, the magistrate may direct further investigation to ensure these steps are undertaken. ठीक है जी। एक एग्जांपल और लिखो। हम्म। एक मिनट, एक और देता हूँ एग्जांपल। इन अ मर्डर केस, एक और लिखो, इन अ मर्डर केस। मैं इसलिए दे रहा हूं ये एग्जांपल, क्योंकि आपके माइंड में ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का कंसेप्ट क्लियर हो कि मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन और सुपरवाइज में क्या फर्क है। मॉनिटर नहीं कर सकता, पर पिन पॉइंट इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये कर लो, आप ये कराओ। मतलब जो उसको दिख रहा है फ्रॉम द रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट को। इन अ मर्डर केस, इफ फोरेंसिक एविडेंस इज इग्नोर्ड, if a forensic evidence is ignored, the magistrate, full stop लगा के, may direct, the magistrate may direct the police to include forensic reports in their investigation. एक मिनट, ऐसे करो, अब लिखो, इट इज, नीचे लाइन में लिखो, इट इज इन दिस सेंस that the magistrate can the magistrate can monitor the investigation process by calling
for further update, for periodic 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 updates or status report or action taken report from the police. पीरियोडिक अपडेट Updates, आगे कैसा? status report, status report or action taken report from the police. And informant or the victim does not require does not require to file the separate application under section 482 CRPC or 528 BNSS to the High Court to ensure proper and fair investigation. ठीक है ना, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है आपको कि अब हम फॉर सिक्योरिंग एंड ऑफ जस्टिस टू, मतलब नो डाउट आप जा ही सकते थे, पर जब आपको मैजिस्ट्रेट के पास ही रेमेडी दे दी है, ठीक है ना, फिर आप हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बट यहां पे भी पॉइंट है, जोन सा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैजिस्ट्रेट नहीं ऑर्डर करता, आपने सेपरेट एप्लीकेशन लगाई कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट बीइंग एग्जामिन्ड एज अ विटनेस, दिस इज अ क्रूशियल विटनेस, जोन सा है, मैजिस्ट्रेट ने आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी, नहीं स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई, जोन सा है। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, रिवीजन में जाओगे? नहीं जाओगे आप रिवीजन में। कोई काइंड ऑफ, अभी इस चीज से ये थोड़ा ना डिसाइड हो रहा है कि ये राइट पे, सब्सटेंटिव राइट पे इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा, जोन सा है, ठीक है ना। तो आप जनरली क्या करोगे, आप इनहेरेंट पावर में जाओगे अब हाई कोर्ट में, पर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं चले जाओगे, पहले आप मजिस्ट्रेट के पास ही जाओगे, जोन सा है, ठीक है ना। अगर मैजिस्ट्रेट 156 सबसेक्शन 3 की इन्वेस्टिगेशन ही नहीं डायरेक्ट कर रहा, शुरू ही नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में तो आप जा सकते हो रिवीजन में। परंतु अगर वो इन्वेस्टिगेशन तो शुरू करवा दी है उसने, परंतु वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं दे रहा, जोन सा है। तो दीज आर नोट कि हम कहें कि अभी इसका एग्जैक्ट मेरिट पे इंपैक्ट आएगा ही आएगा, सब्सटेंटिव राइट पे आएगा ही आएगा इंपैक्ट, जोन सा है, ठीक है ना। क्यों, तो उस सिचुएशन में यू विल गो, क्योंकि रिवीजन भी मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जोन सा है, ठीक है ना, इंटरम ऑर्डर टाइप है ना, सिंपल इंटरम प्रोसीजरल ऑर्डर टाइप, जोन सा, तो यू विल गो टू द हाई कोर्ट। बट अब वैसे आप नहीं जाओगे, और हाई कोर्ट भी एक्चुअली इन चीजों में कुछ करता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता है मैटर तो एक बार मजिस्ट्रेट की नोटिस में आ ही गया ना। तो अब हम ऐसे करेंगे, कल करते हैं फर्दर, कारण क्या कि 35 हो गया, इंपॉर्टेंट चीजें कॉन्सेप्ट इनका भी छूट जाएगा फिर। पंकज, ठीक है पंकज जी, Yes, sir. शीतल जी लिख लिया ना आपने भी यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, अब इस यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे, एक एक यहाँ तक पहुंच के ना हमने उसको वो कर दिया, मतलब विराम लगा दिया इस पे। अब हम कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। ओके, गुड Yes. लक टू एवरीबॉडी, ठीक है जी। ओके ओके, सर, Thank थैंक you. हाँ जी।